अब सिर्फ ये मैटर नहीं करेगा कि हम कितना लंबा जिए, अब ये मैटर करेगा कि हम जितना जिए उसमें क्वालिटी क्या थी। ये सीबकथॉर्न क्या है? 1986 में जो चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ, न्यूक्लियर रेडिएशन पास हुए, वहां के लोगों को ट्रीट करने के लिए सीबकथॉर्न का यूज किया गया। चंगेज खान इस पौधे को अपनी आर्मी को दिया करते थे। आप एक बेरी अपनी जुबान पे रख के देखिए, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन। ये एक्टिंग का दिलीप कुमार है। ये दिलीप कुमार है। अभी हार्ट अटैक की खबर तो ऐसी हो गई है जैसे सर्दी जुकाम। जितने लोगों की डेथ कोविड से हुई है, हार्ट डिसीज से उतनी डेथ एक साल में होती है। लाइफ स्पैन तो बढ़ गया बहुत लोगों का, लेकिन हेल्थ खराब हो गई। खाना खाने का टाइम फिक्स हो ना हो, गोली खाने का टाइम फिक्स है। मुझे जीवन के मैक्सिमम साल बिना किसी गोली के चाहिए। क्या गलती कर रहा है आज का युवा जो स्टार्टअप में घुस रहा है? कामयाब लोगों की किस्मत नहीं होती है, उनकी आदतें होती हैं। कामयाब लोग मूड के हिसाब से काम भी नहीं करते। आज की डेट में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके बेड के बगल में दवाई का पत्ता ना हो। कभी बीमार एक आदमी नहीं होता है, बीमार पूरा परिवार होता है। और मैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में 1 साल मैं लगातार जाता था, रोहिणी। और जब मैं आसपास देखा करता था कि आज लोग जिस हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, यहां वो उसका क्या प्राइस पे कर रहे हैं। जो चीज 7 साल में रिजॉल्व नहीं हो रही थी, उसके रिजल्ट मेरे पास अगले 2 महीने के अंदर। सीरियसली एक सीबकथॉर्न से आप ये समझिए कि इश्क होना शुरू हो गया। पौधे से मैं अपनी जवानी रोक सकता हूं। वो ऐसी क्या गलतियां हैं जो उदित ने नहीं करी और उदित 250 करोड़ तक इस कंपनी को ले गए। एंटरप्रेन्योरशिप इज लग्जरी। इसको करने के लिए आदमी के। कैसी जगह है उदित? लद्दाख। लद्दाख का क्या है सर, सजा और मजा एक साथ है। तो ये जो लेह लद्दाख वाला पॉलिटिकल इशू भी कुछ है, कोई वो सोनम वांगचुक अरेस्टेड हैं, ये भी वहीं से हैं। उसमें लगभग 2 या 3 युवा ऐसे थे जिनकी गोली लगने से जान चली गई। शार्क टैंक में हो क्या रहा है? वो टीवी शो है तो सबको मार्केटिंग ही करनी है। पहले शाहरुख खान को देख के लोग मुंबई जाते थे, तेंदुलकर को देख के लोग बैट उठाते थे। अब क्या हुआ है कि एंटरप्रेन्योर क्या क्या क्रैक कर लेना चाहिए जो भी एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा है। पहले 999 दिन बिजनेस आपसे सब कुछ लेगा। अगर कोई चीज नहीं चल रही है तो उसको छोड़ दो, मूव ऑन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार। अच्छा, कई बार जिद होती है, जिद है। जिद है। मैं तो कहता हूँ ये मत देखो कि आदमी कहाँ पहुंचा हुआ है, ये देखो कैसे पहुंचा है। दर्शन भाई पटेल ने मूव बनाया, लगाया, लोगों को आराम मिला। डर्मीकूल बनाया, पाउडर लगाया, लोगों को आराम मिला, तभी दर्शन भाई पटेल ने इतने ब्रांड बनाए। आज के कुछ समय के बाद अखबारों में क्या निकले कि भारत डायबिटीज में सबसे आगे, भारत कोलेस्ट्रॉल में सबसे आगे, भारत हार्ट की डिसीजेस में सबसे आगे, भारत कैंसर में सबसे आगे, भारत ट्यूमर में सबसे आगे। कुछ कहानियों का हिंदुस्तान में सबको पता लगना बहुत ज़रूरी है। ऐसी एक कहानी के साथ आज आपसे दोबारा मुलाकात कर रहा हूं। आज मेरे साथ एक 33 साल के नौजवान जिनका नाम है उदित चावला, जिन्होंने मात्र 5 साल में अपने बलबूते अपनी मेहनत से 250 करोड़ का कंपनी खड़ा किया और जो बहुत स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं हेल्थ के लिए। बहुत बहुत स्वागत है उदित आपका, और कमाल का काम किया है। मैं चाहता हूँ आपकी स्टोरी हिंदुस्तान में सबको पता चले। थैंक यू सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम हमारे व्यूअर्स तक हमारे भारत के अंदर छुपी हुई बहुत सारे ऐसे रहस्य जो हमारे भारत के अंदर हैं, वो हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे, लेकर जा पाएंगे, और हेल्थ के ऊपर बहुत सारे लोगों को हम एजुकेट कर पाएंगे। और आपके थ्रू ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोगों तक ये बातें लेकर जा पाएँ। उदित, पहला सवाल मेरा ये है कि आज के इस दौर के अंदर मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की करी, लाइफ स्पैन तो बढ़ गया बहुत लोगों का, कि जहां उम्र 50 साल एवरेज होती थी वो 80 साल के आसपास चली गई, तो लाइफ तो बढ़ गई, लेकिन हेल्थ ख़राब हो गई। तो ये लाइफ स्पैन वर्सेस हेल्थ स्पैन, ये क्या कहानी है? सर, जैसे हम हमारे जीवन में कई सारे गोल्स बनाते हैं। जैसे जब कोई बच्चा कॉलेज से पढ़ के निकलता है तो उसका गोल होता है कि मैं एक बहुत अच्छी नौकरी में जाऊं, मुझे अच्छे से किसी बढ़िया कॉलेज में मैं पढ़ के निकला हूं, मुझे किसी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इर्रिस्पेक्टिव जो उसकी फील्ड से है, मुझे वहाँ प्लेसमेंट मिले। तो एक करियर का गोल होता है। आगे बढ़ते हैं तो इस बात का गोल होता है कि हम अपने जीवन में पैसा कमाएं, अच्छी प्रॉपर्टीज़ खरीदें, जगह खरीदें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है जहाँ पर हर एक इंसान अपने जीवन में एक गोल बनाकर चलेगा। अभी नहीं तो कुछ समय के बाद। जो पहले समझते हैं वो उसका एडवांटेज ज़्यादा लेते हैं, जो बाद में समझते हैं वो थोड़ा सा डिले होने के बाद उसका एडवांटेज लेते हैं। आगे आने वाले समय में लोग अपना एक गोल बनाकर चलेंगे और वो गोल होगा लॉन्जिविटी।
लॉन्जिविटी मतलब और लोगों का गोल होगा कि मुझे कुछ भी करके इस लॉन्जिविटी को चेस करना है। लॉन्जिविटी का मतलब क्या है? लॉन्जिविटी का मतलब ये है कि अब सिर्फ ये मैटर नहीं करेगा कि हम कितना लंबा जिए, अब ये मैटर करेगा कि हम जितना जिए उसमें क्वालिटी क्या थी। और यहीं से निकल कर आता है सर लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब है कि आपकी उम्र क्या थी, जीवन से लेके मरण तक, मृत्यु तक हम कितने साल जिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि मॉडर्न मेडिसिन साइंस, डॉक्टर्स, हमें इन सबको थैंक्स करना चाहिए कि इनकी मेहनत की वजह से आज हमारी लाइफ में कई साल बढ़े हैं। पहले बहुत सारे बच्चे, नवजात शिशु मर जाते थे, आज वो रुका है, कम हुआ है। कई सारी लेडीज़ डिलीवरी के टाइम उनकी डेथ हो जाती थी, आज वो नंबर्स बहुत कम हुए हैं। एवरेज एज बढ़ी है, ये बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन इसी के अंदर छिपी हुई एक बहुत ही नेगेटिव बात यह है कि हेल्थ स्पैन बहुत तेजी से गिरा है। मतलब जीवन के वो साल जहां कोई इंसान बिना बीमारी के जिया, वो 50 साल से घटकर अब 30 साल पे आ चुका है। 18-18 साल की उम्र में कहीं लोगों को थायराइड जैसी परेशानी हो रही है। डायबिटीज जो एक समय राज रोग हुआ करता था और राजाओं को हुआ करता था और फिर धीरे से 50 या 60 साल की उम्र में आया करता था, आज वो डायबिटीज 30 साल की उम्र में आ चुका है। हाइपरटेंशन, जो कि पहले हाइपरटेंशन की बीमारी हुआ करती थी तो बहुत ही एक रेयर। दूसरे रेयर होती थी, और आज हाइपरटेंशन अगर ढूंढने जाएंगे तो शायद हमें कोई घर ऐसा ना मिले जिसमें हाइपरटेंशन की बीमारी ना हो। मतलब हर घर में जैसे आज एसी फिक्स है, टीवी फिक्स है, ऐसे हाइपरटेंशन भी फिक्स हो चुका है कि हाइपरटेंशन होगा ही होगा, डायबिटीज भी होगा ही होगा। मतलब बीमारियों ने अपना परमानेंट घर बना लिया है। क्यों? क्योंकि ये हेल्थ स्पैन बहुत रिड्यूस हुआ है और बीमारियों की उम्र कम हो गई है। लोग 30 से 40, लोग 70 साल की जगह 80 साल की उम्र तक जी रहे हैं, लेकिन लोगों की बायोलॉजिकल एज बहुत कम हो गई है। मतलब 30 से 40 साल की उम्र में जो शरीर उनका अंदर से है वो 50 साल की उम्र का है। वो मेडिकेशन से चल रहा है, वो मेडिकेशन से खिंच रहा है। और आगे आने वाले समय का जो गोल बनेगा, जो उद्देश्य होगा लोगों का, जैसे अपना करियर का गोल है, जैसे फाइनेंशियल गोल है, जैसे रिलेशनशिप गोल हैं कि मुझे जीवन में ये रिश्ते चाहिए, इस तरीके का करियर चाहिए, इस तरीके का फाइनेंस चाहिए, ऐसे ही आगे आने वाले समय में जो सबसे बड़ा गोल लोग अपना बनाएंगे, उन गोल में एक गोल ये भी होगा कि मुझे लॉन्जिविटी चाहिए, मुझे एक लंबा हेल्थ स्पैन चाहिए, मुझे जीवन के मैक्सिमम साल बिना किसी गोली के चाहिए, बिना किसी मेडिकेशन के चाहिए, बिना किसी ट्रीटमेंट के चाहिए। आज की डेट में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके बेड के बगल में दवाई का पत्ता ना हो। मैं बिल्कुल सर। ठीक कह रहा हूँ? खाना खाने का टाइम फिक्स हो ना हो, गोली खाने का टाइम फिक्स है। खाना स्किप हो जाता है बट गोलियां स्किप नहीं होती हैं। और सभी को करीब करीब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है कि ये एज तो बढ़ गया। पहले एवरेज एज होता था कोई 50 साल, फिर वो मेडिकल साइंस ने तरक्की की, 60 हो गया, 70 हो गया, 80, हो सकता है 100 भी हो जाए कल को। लेकिन उस 100 साल में हेल्दी लाइफ कितना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी उम्र में आज की डेट में वो हार्ट अटैक वाला इशू है, आपको पता है ना। वो डांस करते करते कोई गिर रहा है, कोई जिम जाते जाते गिर रहा है, कोई क्रिकेट खेलते खेलते गिर रहा है। ऐसा कभी सोचा नहीं था मैंने तो कभी ज़िंदगी के अंदर कि हार्ट अटैक आज 15 साल के बच्चों को हो रहा है। मतलब हार्ट अटैक का मतलब ये होता था कि 55 साल, 50 साल कोई पी रहा है टाइप्स, जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में बीमारी है, उसको हार्ट अटैक। पहले हार्ट अटैक की खबर आती थी कोई 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक। अभी हार्ट अटैक की खबर तो ऐसी हो गई है जैसे सर्दी जुकाम होता है ना, कि यार बच्चे को जुकाम हो गया, अरे उसको हार्ट अटैक हो गया है। कारण क्या है यार उदित? इसका कारण है कि आज से अगर हम 30 साल 40 साल पहले जाएं तो लोगों के अंदर जो मैक्सिमम बीमारियां थीं वो किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस की वजह से थी। टीबी हो गई, कोलरा हो गया, अक्सर जो ज़्यादातर बीमारियां थीं वो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से आती थीं। उस समय शायद उनके ट्रीटमेंट नहीं थे, वैक्सीनेशन नहीं थे, तो लोग उनसे सर्वाइव नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर मैं आज के दौर की बीमारी देखूं, जैसे अभी कोविड एक वायरस से आने वाली बीमारी थी जिसको हमने पेंडेमिक बोला, और हमने बोला कि कोविड से कई लोगों की डेथ हुई। लेकिन अगर आप आंकड़ों पे जाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कोविड के पूरे अंतराल में जितने लोगों की डेथ कोविड से हुई है, हार्ट डिसीजेस से उतनी डेथ एक साल में होती हैं। बस कोविड कॉन्टेजियस था, फैलता था, तो हमने उसके बारे में बहुत, वो एक टॉपिक बना, बहुत परेशानी हुई। बट हार्ट डिसीजेस एक साइलेंट किलर है। अब आपका सवाल था कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। अब जो बीमारियां लोगों को लग रही हैं वो किसी बैक्टीरिया और वायरस की वजह से नहीं है, वो सारी बीमारियां लाइफस्टाइल की वजह से हैं। आज चाहे आप हार्ट डिसीजेस की बात करो, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर,
आप कैंसर की बात करो, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, आप NAFLD जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीजेज हैं, मतलब आप अगर 10 लोगों का टेस्ट कराएंगे 7 लोगों का लिवर फैटी लिवर निकलेगा, मिलेगा। वो अगर आप देखेंगे वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ओबिसिटी वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। डायबिटीज वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। 10 में से 8 बीमारियां आज हमारे लाइफस्टाइल की वजह से आ रही हैं, और ये लाइफस्टाइल के खराब होने से हमारी बॉडी का पूरा मैकेनिज्म खराब हो रहा है। चाहे वो लाइफस्टाइल में स्ट्रेस हो सकता है, और सबसे बड़ा कारण है एक्सेसिव कैलोरी। पुराने जमाने में आदमी खाने के लिए मेहनत करता था, अगर उसको खाना खाना है तो उसको मेहनत करनी है, खेती बाड़ी करनी खेती है, बाड़ी हल करता था। चलाना है, कस्सी चलानी है, पसीना बहाना है, और अगर नौकरी भी कर रहा है तो एक दिन में 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलता था, साइकिल भी चलाता था। साइकिल भी चलाता था। आज के समय में क्या है कि लोग जो डाइट ले रहे हैं वो डाइट स्टार्च और कार्ब से भरी हुई है। मतलब आप अपने अगर रूम से बाहर निकलेंगे तो कैलोरी सामने पड़ी होती हैं। एक कप चाय पी लो 170 कैलोरी, 100 कैलोरी, 170 कैलोरी। आप बाहर चले जाओ रेस्टोरेंट में कैलोरीज, आज हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं वो कैलोरीज ही सर्व हो रही हैं। तो इतना ज्यादा एक्सेसिव कार्ब्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा उस काम में हम एम्प्टी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब हम ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट, एंटीऑक्सीडेंट्स ये मिसिंग है, विटामिन्स मिसिंग है, मिनरल्स मिसिंग है। तो हो क्या रहा है, बॉडी को कुछ चीजें तो इतनी अधिक मात्रा में मिल रही हैं जिससे बॉडी परेशान हो रही है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद शरीर को मिल ही नहीं रही, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, वो उनके ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी थी। और इसी से फिर पैदा होती हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। और ये बीमारियां बहुत ही शांत तरीके से, मतलब मैं बोलता हूं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो हैं वो एक चोर के माफिक चोरी करते हैं, साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर है। चुपचाप आपके घर में आते हैं, जैसे एक चोर रात के अंधेरे में आपके घर में आता है, आपको कुछ पता नहीं चलता, चुपचाप आपकी तिजोरी खोलता है और चुपचाप आपका सामान लेके गायब हो जाता है। ऐसी ही ये बीमारियां हैं, शांति से आती हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके शरीर के अंदर वो आ चुकी हैं, और धीरे 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 वो आपके शरीर में अंदर वो बीमारियां डैमेज करना शुरू करती हैं। फिर जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आप अपनी तिजोरी देखते हैं और बोलते हैं हाय मैं तो लुट गया। फिर एक दिन जब आप अपना टेस्ट कराते हैं उसमें ग्लूकोज बढ़ा हुआ निकलता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ निकलता है, तो डॉक्टर बोलता है हाय आपको तो डायबिटीज हो गई है, अरे आपको तो ब्लॉकेजेस हो गए हैं हार्ट में, अरे आपको तो ये ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है। ये अब लेकिन सर एक बात बताइए, जिस दिन मैं डायबिटीज का टेस्ट कराने गया क्या उससे एक रात पहले मेरे को डायबिटीज हुई थी? नहीं, वो तो बहुत समय से चल रहा है प्रोसेस, रिजल्ट उस दिन आया। रिजल्ट उस दिन आया। वो चोर चुपचाप चोरी कर रहा था, और हमने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि उस चोर को चोरी करने से डे 1 से रोका जाए। और यही कारण है वो हमारी लाइफस्टाइल से आने वाली बीमारियां हैं, जहां एंटीऑक्सीडेंट कम हैं, फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में तमाम मात्रा में बन रहे हैं, और जब ये फ्री रेडिकल और बहुत बनते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत कम बनते हैं, ये बीमारियां धीरे धीरे बॉडी में डैमेज करती रहती हैं, और 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद ये एक बीमारी के रूप में सामने आती हैं। और फिर हम क्या करते हैं, जब ये बीमारियां सामने आती हैं तो फिर भी इनका क्योर तो है नहीं, हम इनको मैनेज और कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए ऊपर एक बिल्डिंग से अंडे गिर रहे हैं और नीचे खड़ा इंसान सिर्फ क्या कर रहा है, इधर भागकर उधर भागकर यहां भागकर वहां भागकर उन अंडों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एक पकड़ता है एक छूट जाता है, एक पकड़ता है एक छूट जाता है, ब्लड प्रेशर पकड़ता है, डायबिटीज वाला गिरता है, डायबिटीज पकड़ता है, और बीमारियां एक विस्कस साइकिल है, एक बीमारी दूसरे को पैदा करती है और दूसरी तीसरे को। बिल्कुल ठीक बात। और कहीं ना कहीं ये कोई सोच ही नहीं रहा कि ये अंडे किस माले से गिरे, किसने गिराए, क्यों गिराए, और उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे। और हम इतना बड़ी आबादी वाला देश है सर, आज विश्व की सबसे ज्यादा आबादी हिंदुस्तान में है। हमें यह सोचना है आज के 20 साल बाद हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी इज द न्यू करेंसी। अगर आज हमारे देश के लोगों में एनर्जी ही नहीं होगी, हेल्थ ही नहीं होगा, तो क्या हम भारत को एक बीमार देश का नाम देना चाहते हैं? जहां भारत एक डायबिटिक कैपिटल बन चुका है दुनिया की, हार्ट डिसीजेस की कैपिटल बन चुका है और कैंसर की कैपिटल बन चुका है, क्या हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं? या हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं भारत को जहां लोग 60 के हैं बट बायोलॉजिकली वो 40 के हैं, अंदर से वो 40 के हैं? अभी उल्टा है। अभी तो उल्टा है, अभी तो हिसाब उल्टा चल रहा है। अब ये हमें सोचना है कि यहां से हम अपने देश को कहां लेना चाहते हैं। आज के कुछ समय के बाद अखबारों में क्या निकले कि भारत डायबिटीज में सबसे आगे, भारत कोलेस्ट्रॉल में सबसे आगे, भारत हार्ट की डिसीजेस में सबसे आगे, भारत कैंसर में सबसे आगे, भारत ट्यूमर में सबसे आगे। और जिस देश में इतनी बीमारियां होंगी उसका कितना सारा एक्सपेंस सिर्फ इन बीमारियों को मैनेज करने में चला जाएगा। और हम क्या बनना चाहते हैं? विश्व की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी का मार्केट।
अभी तो यही है। अभी तो यही है कि विश्व में सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अलग अलग फॉर्मुलेशंस बनाए और भारत उसका सबसे बड़ा मार्केट हो। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा बीमारियां हैं। हमें हेल्थ स्पैन पे काम करना पड़ेगा सर। यही कारण है उदित कि तुम जब 5 साल पहले अपना प्रोडक्ट लॉन्च किए तो वो हेल्थ के इर्द गिर्द था। और मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला कुछ समय पहले, तो जो प्रोडक्ट तुमने मुझे दिखाया वो बड़ा फैंटास्टिक था, और उसका नाम है सीबकथॉर्न। क्या करता है ये, और ये कैसे इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया है? क्योंकि जो प्रॉब्लम आपने बताई तो ठीक है, समझ में आ गया, अभी सोल्यूशन क्या है? और ये सीबकथॉर्न क्या है? इसको हिमालयाज़ राजा भी बोलते हैं, सर्दी में उगता है, क्या कहानी है? थोड़ा सा मुझे बताओ। और ये कैसे आइडिया आया कि यहाँ से शुरू करना चाहिए? सर ये बात जाती है बैक 2019 की बात है। उस समय से पहले मैं अपनी 20s में था। हेल्थ से मेरा कोई कोई दूर 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 तक का नाता रिश्ता नहीं नहीं। था। और सारी अनहेल्दी हैबिट्स जो कि एक नौजवान में होती हैं वो सारी मेरे पास थीं। कुछ भी खाना, कहीं भी खाना, क्योंकि कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। गोल सिर्फ करियर और फाइनेंस को लेकर था। और मुझे आज भी याद है कि मैं मैंगलोर में एक मीटिंग कर रहा था, किसी एक इवेंट में था, और मेरे पास आगरा से एक डॉक्टर का फ़ोन आता है। और लाइफ अच्छी चल रही थी, फाइनेंशियली हम अच्छा कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, और फाइनेंशियली अच्छी सिचुएशन पे थे। और अब समय आया था मेरे पेरेंट्स का अपनी लाइफ को एंजॉय करने का, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत हम पर करी, कई साल हमें पढ़ाया लिखाया। अब ये समय था कि वो एंजॉय करें, और मैं भी यही सपना लेके चल रहा था कि यहाँ से मैं अपने माँ बाप को बहुत अच्छी ज़िंदगी देने वाला हूँ। मैं मैंगलोर में था और एक डॉक्टर का फ़ोन आया, और डॉक्टर ने बोला कि उदित आपको आगरा आना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों, मतलब क्या हुआ है? बोले कि आपकी मदर के कुछ टेस्ट हुए हैं और उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ है। कैंसर इतना भारी शब्द है कि जब आप इसको पहली बार सुनते हैं, अच्छा आप एक उम्र में जाके सुनते हैं जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि इस एज में मेरे पेरेंट्स यकीनन किसी बीमारी में जाएंगे, तो आपको वो बात समझ में आती है। लेकिन जब आप 50s में अपने पेरेंट को किसी इतनी खतरनाक बीमारी में देखते हैं, तो शायद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। और वही मेरे साथ हुआ। और यहाँ से मैं वापस दिल्ली आया, मेरे पूरे मदर का सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, और मैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में लगभग 1 साल मैं लगातार जाता था। रोहिणी। और जब मैं लगातार उस राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में मैं लगातार जाया करता था, और जब मैं आसपास देखा करता था, तो वहां से मुझे ये रियलाइज हुआ कि आज लोग जिस हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, यहां वो उसका क्या प्राइस पे कर रहे हैं। और वहां मुझे रियलाइज हुआ कि इस हॉस्पिटल में बैठे हुए हर एक इंसान की और उनके परिवार की सिर्फ एक ही तमन्ना है, हम यहां पे दोबारा ना आए, यहां हमें दोबारा नहीं आना है। और वहां मैंने एक बात समझी, उस दौरान मैंने एक बात समझी कि कभी बीमार एक आदमी नहीं होता है, बीमार पूरा परिवार होता है। क्योंकि उस बीमारी में जो परेशानी आती है सब झेलते हैं। वो सब झेलते हैं। और वहां मेरे दिमाग में वहां से कुछ बातें चलनी शुरू हुई कि आज मैं अपनी मदर को 50 साल की उम्र में यहां देखता हूं, मेरी लाइफस्टाइल, मेरा खान पान इनसे ज्यादा खराब है। तो क्या मैं यहां अपने आप को 40 साल की उम्र में ही देख लूंगा? मैं क्या कर रहा हूं? दूसरी बात, ऐसा लोग क्या गलती कर रहे हैं, या मेरे मदर के साथ ऐसी क्या गलती हुई कि ये बीमारी आती 70 साल में आती, 75 में आती, उम्र के साथ आए, बुढ़ापे के साथ आए तो ठीक लगता है, बट वही बुढ़ापा उम्र से पहले ना आए, प्री मैच्योर एजिंग नहीं होनी चाहिए। वहां से मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू करी, डॉक्टर से बात करनी शुरू करी, और कई सारे हेल्थ एक्सपर्ट से बात करनी शुरू करी। और वहीं एक डॉक्टर थे, उन्होंने रिकमेंड किया, सारा ट्रीटमेंट हुआ, सर्जरी हुई। कैंसर का क्या ट्रीटमेंट है? आपके उस पार्ट को निकाल के बाहर कर दिया जाता है, फिर आपको रेडिएशंस और कीमोथेरेपी से आपके उन सेल्स को डेड किया जाता है। यही एक तरीका है, एंड दिस इज कंट्रोल। ये अंडे जो गिर रहे हैं उसको पकड़ने वाली बात है। लेकिन मेरे मन में सवाल ये था कि डॉक्टर साहब आज ऑपरेशन हुआ है, कीमोथेरेपी भी हो गया है, रेडिएशंस भी हो गए हैं, अब ऐसा क्या किया जाए कि मुझे यहां दोबारा ना आना पड़े? तो वहां डॉक्टर ने बोला कि आप अपनी मदर की डाइट में हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट सर्व करना शुरू करें। उससे पहले मैंने एंटीऑक्सीडेंट शब्द ग्रीन टी के एडवर्टीजमेंट में सुना था, और वो भी एड हम देखते थे, और क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट कुछ नहीं मालूम था, कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बोलते ना, हमें तो ऐड भी उसी चीजों के दिखते हैं जहां हमारा इंटरेस्ट हो, तो उनमें इंटरेस्ट ही नहीं था। और फिर मैंने एक किताब उठाई, जिस किताब को मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान अपने जीवन में, अगर अपने करियर के लिए 50 किताबें पढ़ता है, अपने और अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए ये किताब जो जरूर पढ़े, व्हाट माय डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन मे बी किलिंग यू, बाय डॉक्टर रे स्टैन।
और ये किताब जब मैंने पढ़ी और इस किताब से मुझे समझ में आया कि क्या गलती हुई है, और यह भी समझ में आया कि मुझे अगर अपने आप को 40 और 50 साल की उम्र में इन हॉस्पिटल्स में नहीं देखना है तो मुझे क्या गलती नहीं करनी है। और वो जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया, वो कॉन्सेप्ट सर मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो कॉन्सेप्ट है फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट का। और आपको मैं बताऊं, जब मैंने और रिसर्च करा तो नीट का एग्जाम होता है, मेडिकल इंजीनियरिंग के बच्चों का एग्जाम होता है, उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हम बुजुर्ग क्यों होते हैं वो भी इसी थ्योरी के ऊपर डिपेंडेंट है। होता क्या है सर, जब हम खाना खाते हैं, हमारा खाना हमने खाया, वो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज हमारे ब्लड में आया और ब्लड से वो हमारे सेल में चला गया। सेल के अंदर उस ग्लूकोज से बननी चाहिए थी एनर्जी, एटीपी और वाटर। ये नॉर्मल प्रोसेस है, बट ऐसा होता नहीं है। इस नॉर्मल प्रोसेस में एक टेररिस्ट टाइप का, आप ये समझिए एक नटखट शरारती एलिमेंट और बन जाता है, जिसका नाम है फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल जो होता है ये अनस्टेबल है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। जिसको केमिस्ट्री नहीं पता, ये अनस्टेबल है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करता है, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इधर उधर छीना झपटी करता है। किसी का इलेक्ट्रॉन छीनेगा उसको भी फ्री रेडिकल बना देगा, फिर दूसरे का छीनेगा उसको भी फ्री रेडिकल बना देगा, चौथे का छीनेगा फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल की चेन हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। अब ये फ्री रेडिकल अगर सेल के ऊपर डैमेज करता है तो वो सेल मेमोरी डैमेज होती है। जब ये फ्री रेडिकल दुष्टता ये दिखाता है कि ये न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है तो वो सेल म्यूटेट हो जाता है और वो सेल कैंसर सेल बन जाता है। वो कैंसर सेल बनता है। और अब हमारी बॉडी में जितना ज्यादा फ्री रेडिकल बनेगा हम उतना जल्दी एज होंगे, और जिस बॉडी के पार्ट में जितना ज्यादा फ्री रेडिकल बनेंगे वो बॉडी का पार्ट उतना जल्दी बुजुर्ग होगा, ओल्ड होगा और डैमेज होगा। नॉर्मली फ्री रेडिकल खाने में बनेगा ही बनेगा। जैसे आप सेब को काट के रख दें तो सेब ऑक्सीडाइज होने लगता है, पीला हो जाएगा, पीला हो जाता है। वही ये बात है। अब देखिए, मान लीजिए एक तरफ आग जल रही है, सामने कारपेट बिछा दिया, एक दो चिंगारी आग से चल के कारपेट पे गिरी, दिखेंगी नहीं, लेकिन लगातार गिरती रही, कारपेट खराब हो जाएगा। और अगर आपने उस आग में कुछ ऐसा डाल दिया कि ज्यादा चिंगारी निकलने लगी तो कारपेट और जल्दी खराब हो जाएगा। ये कारपेट हमारी बॉडी है। आग जो हमारी बॉडी में एनर्जी बन रही है, और चिंगारी फ्री रेडिकल है। जब ये कारपेट पे गिरती है उसको डैमेज कर देती है। और जब हम बेकार खाना खाते हैं, जब हम बेकार हवा लेते हैं, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो ये फ्री रेडिकल और ज्यादा बनने, आग में घी का काम करते हैं, आग में घी का काम करते हैं और चिंगारियां निकालते हैं, और ज्यादा फ्री रेडिकल प्रोडक्शन होता है। आज हम जहां रह रहे हैं पॉल्यूशन हमारे कंट्रोल से बाहर है। स्ट्रेस आप कितना ही कंट्रोल करेंगे, काम तो करेंगे। आज कोई जॉब ऐसी बची नहीं है जिसमें स्ट्रेस ना हो, सारी जॉब के अंदर स्ट्रेस है। एक चीज जो हमारे कंट्रोल में है कि मेरी जुबान के अंदर क्या जा रहा है, मेरी डाइट जो मेरे कंट्रोल में। जो कंट्रोल नहीं कर सकते उसको तो छोड़ें, कम से कम जो कंट्रोल कर सकते हैं उसको तो कंट्रोल करें। अब देखिए, ऊपर वाले ने परेशानी बनाई है तो ऊपर वाले ने इस शरीर को ऐसा बनाया कि सॉल्यूशन भी बनाया है। इस फ्री रेडिकल का सॉल्यूशन है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कौन है? जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। ये फ्री रेडिकल को बोलता है, भाई तू ये एक इलेक्ट्रॉन पकड़ और शांत हो जा, खामोश रहे, तो शांत रह जा, परेशानी मत कर। अब यहां से ये फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट, अगर मैं अपने शरीर में फ्री रेडिकल कम बनाऊं कंट्रोल करके, जो कंट्रोलेबल है, और बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट बढ़ा दूं, ज्यादा देने लगूं, तो मैं अपनी जवानी रोक सकता हूं, मैं अपनी उम्र रोक सकता हूं, और कहीं सारी लाइफ, ये पॉसिबल है। आज आप देखेंगे देशों और विदेशों में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे वैल्यू एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक एनीथिंग। और आज कहीं सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बाद आपको जो दिए जाते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट ही दिए जाते हैं। बस वो एंटीऑक्सीडेंट केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं, मतलब वो किसी लैब में बने होते हैं। लेकिन अगर हम एंटीऑक्सीडेंट अपने खाने में ही लेना क्या कर दें, शुरू कर दें, तो इससे और अच्छी बात कोई दूसरी, वो भी नेचुरल, वो भी नेचुरल। और यहां से मेरी एंटीऑक्सीडेंट की जर्नी स्टार्ट हुई। यहां से एंटीऑक्सीडेंट पे काम करना शुरू करा, और जब ढूंढना शुरू करा कि मैं अपने मदर को कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट दे सकता हूं, तो किसी इंसान ने मुझे एक मोदी जी का वीडियो भेज दिया। अच्छा, और पीएम साहब का, हाँ, पीएम साहब का वीडियो भेजा। तो वैसे तो मुझे पता था कि मोदी साहब कोई डॉक्टर तो नहीं है, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, तो उनके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो मेडिकल साइंस पे बात करें। बट मुझे एक बात समझ में आई कि अगर कोई बात देश के प्रधानमंत्री की टेबल से निकल कर आ रही है तो उस पर सारे क्रॉस चेक पहले हो चुके होंगे, अदरवाइज वो बात वहां तक पहुंचती नहीं, क्योंकि इतनी क्रेडिबल पोजीशन है, वहां से कोई भी बात निकल कर नहीं आ सकती। तो वहां से एक मोदी जी का वीडियो आया जहां मोदी जी सीबकथॉर्न की बात कर रहे थे, जब वो जम्मू एंड कश्मीर की शेरे पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहे थे।
और जब ये सीबकथॉर्न का टॉपिक आया तो क्योंकि पढ़ने लिखने में अच्छे थे तो रिसर्च करना पढ़ना ये तो इंटरेस्ट ही था। और जब सीबकथॉर्न पे रिसर्च करना शुरू किया तो रिसर्च करते करते ये समझ में आया कि ये तो हमारे देश की एक ऐसी छुपी हुई हर्ब है, ऐसा छुपा हुआ पौधा है, प्लांट है कि जिससे तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अभी भी विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो सब मैंने पढ़ा था लेकिन महसूस नहीं किया था। और विश्वास आपको कब होता है? पढ़ने से आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, नॉलेज आती है, लेकिन असली विश्वास तब होता है जब आप उस चीज को खुद एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर कहीं से अरेंज करके मैंने मदर को सीबकथॉर्न लाके दिया और मदर को मैंने सीबकथॉर्न देना शुरू किया। उनकी रिकवरी तेज हुई। टैबलेट थी, क्या था? ऑयल और पल्प, ऑयल और पल्प। ऑयल और पल्प देना शुरू किया। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि अगर मदर को दे रहा हूं तो मैं खुद भी लेना शुरू कर देता हूं, क्योंकि उस समय मुझे एक्ने का बहुत बड़ा इशू था। मतलब मेरे पूरे चेहरे पे एक्ने थे। कॉफी बहुत पिया करते थे, कॉफी कॉफी पीकर सारी, मतलब दिन में खाना खाए ना खाए कॉफी पे ही हम लोग चलते थे। तो कॉफी पिया करते थे और एक्ने बहुत था। और मैं 7 साल से लगातार डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहा था। और आखिर में तो डर्मेटोलॉजिस्ट ने हाथ जोड़ दिया कि भाई मेरे पास इसका इलाज नहीं है, तुम मेरे पास मत आओ, तुम एंटीबायोटिक कितना खाओगे, तुम्हारा लिवर डैमेज हो जाएगा, छोड़ो। और मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सीबकथॉर्न पल्प और ऑयल कंज्यूम करा और ऑयल ट्रॉपिकली मैंने लगाया। जो चीज 7 साल में रिजॉल्व नहीं हो रही थी उसके रिजल्ट मेरे पास अगले 2 महीने के अंदर थे। सीरियसली कुछ समय तो मुझे यह लगा कि कहीं कोई इत्तेफाक तो नहीं हुआ है। कई बार होता है ना कि दो चीजें एक साथ मैच कर जाती हैं, तुक्का तो नहीं फिट हो गया है। तो पहले तो यह था, लेकिन जब और आगे पढ़ते गए फिर रियलाइज हुआ कि जब ये चीजें ऑलरेडी एम्स दिल्ली का जो फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट है, एम्स दिल्ली हमारे भारत का सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो मैंने देखा यार इनकी रिसर्चेस पड़ी हुई हैं, इन्होंने प्री क्लिनिकल स्टडीज कंडक्ट करी हैं सीबकथॉर्न के ऊपर। फिर मुझे पता चला कि डीआरडीओ के कई सारे डिपार्टमेंट ने पिछले 20 सालों में तमाम रिसर्चेस इस पौधे पे करी हुई हैं। और यहां से मुझे इस एक सीबकथॉर्न से आप ये समझिए कि इश्क होना शुरू हो गया। पौधे से इश्क होना शुरू हो गया। अब ये पौधा ही जीवन का मकसद बनना शुरू हो गया कि इस पौधे की जड़ तक पहुंचना है। खोजते 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 मैं एक साइंटिस्ट तक पहुंचा जिनका नाम है डॉक्टर ब्रह्म सिंह। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं, इतने नोबल इंसान जीवन में मैंने बहुत कम ही, आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जीवन में बहुत प्योर सोल होते हैं। तो मैं उनसे ऐसे ही मिले और हमने देखा कि उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली से हैं? हाँ, दिल्ली से हैं। 2014 में, 2014 में उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उनको जो काम उन्होंने सीबकथॉर्न पे किया था उसी काम के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया, स्पेसिफिकली फॉर हिज वर्क दैट ही हैज डन ऑन सीबकथॉर्न। मुझे लगा कि एक इंसान डीआरडीओ का इतना सीनियर साइंटिस्ट जिसने एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ बहुत लंबे समय काम किया, डीआईएचएआर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च, जो हमारी रिसर्च लैब है जो डीआरडीओ के लिए लेह लद्दाख में रिसर्च करती है, वहां के वो डायरेक्टर रहे और एफआरएल और कई जगहों पे उन्होंने काम किया। लोगों को तो पता ही नहीं है सीबकथॉर्न के बारे में, और जबकि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमने फ़ोन मिलाया और उन्होंने हमें मिलने का समय दिया और हम उनके घर मिलने गए। तो हमें लगा कि, पहले तो हमें लगा कि सीबकथॉर्न कोई नया पौधा है, अभी अभी जैसे बोलते हैं ना मार्केट में कई ट्रेंड आते हैं, हमें अब पता चला। हाँ, तो हमें लगा कि कुछ नया ट्रेंड चल रहा है, हमारे हाथ में कुछ बढ़िया चीज आई है। हाँ, कोई नया ट्रेंड चल रहा है, कुछ नया नया आया होगा और अभी अभी हम लोग एक्साइटेड थे कुछ नया होगा। तो उन्होंने पहली लाइन बोली कि उदित मैं इस पे 1990 से काम कर रहा हूं। अल्लाह। तो मैंने बोला कि सर ये पौधा 1990 से है। उन्होंने बोला कि उदित ये पौधा 1990 से नहीं, ये पौधा सदियों से है। इसको तो अगर आप कंपेयर करोगे, चंगेज खान इस पौधे को अपनी आर्मी को दिया करते थे, क्योंकि मंगोलिया में बहुत सीबकथॉर्न होता है और उनकी आर्मी के सोल्जर्स जब भी कहीं जाया करते थे, घाव लग जाता था तो सीबकथॉर्न की जो बेरी होती थी उसका जो ऑयल निकाल के वो घाव पे लगा दिया करते थे और चंगेज खान अपने घोड़ों को और आर्मी को पिलाता था। मैंने बोला नहीं नहीं सर, ये तो कहानी होगी। बोले उदित इस पौधे का साइंटिफिक नेम ही है हिप्पोफे रेमेनोडॉइस। हिप्पो मतलब हॉर्स, फे मतलब शाइन, जो घोड़े को चमका दे वो पौधा सीबकथॉर्न। क्या बात। उन्होंने कहा कि अलेक्जेंडर के टाइम के जो घोड़े हैं वो एक पुराने घोड़े थे, बुजुर्ग, छोड़ दिया भाई अब तो ये किसी काम के नहीं है, वो गए और खेत में से कुछ खा के आ गए। तो जब ये देखा कि यार ये तो फिर से चमकने लगे, यार ये तो इनकी स्किन बिल्कुल शाइन कर रही है, तो क्या भाई कौन सा पौधा खाया है, तो पता चला सीबकथॉर्न का पौधा खाया है। और वहीं से इसका साइंटिफिक नेम पड़ा हिप्पोफे। और
तो वहां से साइंटिफिक नेम आया। अमेजिंग बात है। तो मैंने वो सोचा कि यार हम तो सोच रहे थे कि कोई नई नई चीज है, अभी अभी आई है, कोई नया केमिकल कुछ नया सिंथेसाइज हुआ होगा, एंटीऑक्सीडेंट अभी खोज हुई होगी रिसेंटली। ये तो यार अलेक्जेंडर के टाइम पे पहुंच गए, मंगोलिया पहुंच गए, चंगेज खान के समय पहुंच गए। उन्होंने बोला उदित 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ये नेशनल ड्रिंक था सीबकथॉर्न। उन्होंने बोला 1986 में जो चर्नोबिल डिजास्टर हुआ, न्यूक्लियर रेडिएशन पास हुए, वहां के लोगों को ट्रीट करने के लिए सीबकथॉर्न का यूज किया गया। उन्होंने बताया कि 1920 से रशिया इस पे काम कर रहा है और 1970 और 80 के अपने स्पेस प्रोग्राम में रशियन कॉस्मोनॉट जो स्पेस में गए, उनको स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए सीबकथॉर्न पल्प दिया गया पीने के लिए और ऑयल दिया गया यूवी रेडिएशन से बचाने के लिए। उन्होंने कहा ये तो नेचुरल सनस्क्रीन है। और वहां से मुझे लगा कि अगर ये इतना है, इतना पौधा जिसकी इतना बड़ा इतिहास है, साइंस इस पे काम कर रही है, देशों विदेशों में इसके ऊपर रिसर्चेज हैं, और उन्होंने बताया कि लगभग इस पे 200 से ज्यादा रिसर्च चाइना में, रशिया में, यूएस में कई जगह पब्लिश हो चुकी है। उन्होंने बोला सलमा हायक जो फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस है, उन्होंने इसका जिक्र किया है। डॉक्टर ओजी जो कि एक बहुत बड़ा सीरियल यूएस में आता था, वहां पे एक स्पेशल एपिसोड सीबकथॉर्न के ऊपर है। तो मैंने सोचा कि अच्छा सर, अगर ये इतनी अच्छी चीज है तो फिर भारत में नहीं होता होगा, इसलिए पॉपुलर नहीं हुआ। तो पता है हैरानी वाली बात हैरानी वाली बात पता है सर क्या है? भारत में होता है। भारत में होता है, और सिर्फ होता नहीं है, विश्व में सबसे ज्यादा सीबकथॉर्न चीन में है, दूसरे नंबर पे भारत, दूसरे नंबर पे भारत है। और उसके और हैरानी वाली बात, जितना भी भारत में सीबकथॉर्न होता है उसका 95% हम यूज ही नहीं करते। घर की मुर्गी है ना हमारे लिए। घर की मुर्गी। और चीन कहां से कहां पहुंचा हुआ है? चीन ने, चाइना ने सीबकथॉर्न से 1500 प्रोडक्ट डेवलप करे हैं, और अपने पूरे इंटरनल कंजप्शन ही सीबकथॉर्न का चाइना का बहुत ज्यादा है। और चाइना में थोड़ा बहुत सीबकथॉर्न था एयर सीडिंग, मतलब हवा से सीबकथॉर्न के बीज गिरा गिरा के उन्होंने जितना तिब्बतन एरिया है और पहाड़ी इलाका है वहां पे सीबकथॉर्न की ग्रोथ की है, क्योंकि ये सॉइल इरोजन को बचाता है, पहाड़ी इलाकों की कोल्ड डेजर्ट की इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइना अब इसको बढ़ा के 2.13 मिलियन हेक्टेयर तक सीबकथॉर्न पहुंचा चुका है, प्लांटेशन करके, और पहुंचा चुका है, और आज वर्ल्ड को लीड कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे साइंटिस्ट ने तो सर बहुत काम किया। तो जब ये देखा गया कि भारत के अंदर तो 11,000 हेक्टेयर सीबकथॉर्न है जो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, जो जंगली तौर पे पड़ा है। और आप सोचिए, एक होता है ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक को हम प्योर मानते हैं, क्योंकि लेकिन ऑर्गेनिक से ऊपर है वाइल्ड, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो आपने कोशिश करी कि आप कोई भी फर्टिलाइजर या कुछ भी एलिमेंट यूज ही ना करें, लेकिन वाइल्ड में तो इशू ही नहीं है कि कोई फर्टिलाइजर, कोई पेस्टिसाइड या किसी भी तरीके का खुद ब खुद हुआ है। और भारत की सबसे प्योरेस्ट जगह लद्दाख में ये उगता है, और 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर उगता है, मतलब 10,000 फीट से कम पे नहीं मिलेगा, 10,000 फीट के ऊपर ही ये सीबकथॉर्न का पौधा मिलता है। और 10,000 फीट की हाइट से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं ना, तो सांस आनी बंद हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन डिप्लीट होने लगती है और ऑक्सीजन बहुत कम होती है। और यही बात इस पौधे को मेडिसिनल प्लांट बनाती है। ये पौधा जमीन में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जब हम और गए तो हमें पता चला कि पौधा जमीन की इसकी जो जड़ें हैं, बिकॉज लद्दाख एकदम कोल्ड डेजर्ट है, 10,000 फीट के ऊपर पौधा ही नहीं उग पाता, सब बर्फ है, सब आप ये समझे कि रेत है, और बर्फ के टाइम पे बर्फ है, और एक्सट्रीम क्लाइमेट -40 डिग्री से लेकर फिर जो सनलाइट वाला क्लाइमेट, और सूरज की रोशनी भी, भले टेम्परेचर ज्यादा ना हो लेकिन सूरज की रोशनी एकदम डायरेक्ट पड़ती है, बिल्कुल हार्श सनलाइट आती है। और ऐसे क्लाइमेट में ये पौधा अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या करता है, अपनी जड़ों को जमीन के अंदर कम से कम हजारों फीट तक लेके जाता है, हजारों फीट तक। और कई बार इसकी जो जड़ें जाती हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं जाती हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी जाती हैं। पेड़ इधर है और 500 मीटर आगे तक इसकी जड़ होगी, मतलब इस पौधे की जड़ आपको 500 मीटर बाद भी मिलेगी। और इस प्रोसेस में ये सॉइल से कई सारे मिनरल एक्सट्रैक्ट कर लेता है, कई सारे कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करता है, और अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बचाने के लिए और बायोलॉजिकल स्ट्रेस से बचाने के लिए, एनवायरनमेंट तो स्ट्रेस दे रहा है ना, बचाने के लिए अपने अंदर कंपाउंड्स बनाता है जिससे कि मैं जिंदा रहूं। जैसे जब कोई आदमी बुरी परिस्थितियों से निकलता है तो उसका चरित्र बनता है। मेरा कहना है जब कोई पौधा कठिन परिस्थितियों से निकलता है तो वो पौधे के अंदर वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे में फ्लेवोनॉइड, फाइटोस्ट्रॉल्स और अलग अलग तरीके के एंटीऑक्सीडेंट ये पौधे के अंदर आते हैं। और पौधे ने हमारे लिए नहीं बनाए थे, पौधे ने अपने डिफेंस के लिए बनाए थे कि भाई मैं इतना ज़्यादा इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है, रेत है, और ये सारी चीज़ें में मैं सर्वाइव कर पाऊँ।
लेकिन इसी बात ने, इसी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ने इस पौधे को एक नॉर्मल पौधे से मेडिसिनल प्लांट में कन्वर्ट कर दिया। और अगर मैं आपको इसकी बात बताऊं, अच्छा कई बार मैं लोगों से मिलता था सर, तो पहली बात तो लोगों से जब बात करी हमने, मिले और कि सीबकथॉर्न क्या होता है, तो लोग बोलते थे हैं क्या होता है सीबकथॉर्न, मतलब ये सवाल सबसे पहले आता है क्या होता है सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न का मतलब समुद्र में उगता हाँ, होगा। समुद्र में उगता होगा। और लोगों को लगता था कि कुछ अंग्रेजी है, हिंदुस्तान का नहीं है, क्योंकि नाम ही ऐसा है कि कुछ अंग्रेजी है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के नाम कहीं ना कहीं आयुर्वेद से बहुत मिलते जुलते होते हैं, तो उनको लगा कि कुछ अंग्रेजी है, हिंदुस्तान का नहीं है। और दूसरी बात बोलते थे कि नहीं ये तो कहानी होगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आई, अगस्त 2025 में नासा ने पूरी दुनिया से 12 पौधे पिक किए, पूरी दुनिया भर से, जिनको वो स्पेस में ग्रो करेंगे, जिससे कि वहां पे वो उसको माइक्रोग्रेविटी में स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को इसको स्पेस फूड बनाया जा सके। भारत से उन्होंने 2 पौधे पिक किए, 12 में से 2 पौधे भारत के थे। उन 2 पौधों में से एक पौधा, भारत में पौधों की तो कमी नहीं है, बहुत पौधे हैं, कोई भी पौधा वो पिक कर सकते थे। उन 2 पौधों में से जो एक पौधा उन्होंने पिक किया वो सीबकथॉर्न का है। अब सोचिए, हम हिंदुस्तान में बैठकर, जहां दुनिया का, विश्व का दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा सीबकथॉर्न अवेलेबल है, और हमें सीबकथॉर्न के नाम पे हम बोलते हैं ये क्या होता है, और नासा उसी सीबकथॉर्न को लेकर स्पेस में उसको माइक्रोग्रेविटी में कल्टीवेट कर रहा है कि इससे स्पेस फूड बनाया जा सके। और यहीं से सर हमारी जर्नी की शुरुआत हुई, और एक जीवन में एक मिशन आया। उससे पहले फाइनेंशियली भी अच्छा कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और एक मिशन आया कि लोगों को एजुकेट करना है हेल्थ के बारे में, एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में, फ्री रेडिकल्स के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में। वैसे ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इस बहुत बड़े चैप्टर में एक चैप्टर एंटीऑक्सीडेंट है। कम से कम पूरा केक का काम नहीं कर सकते। क्या रहता है उदित इसके अंदर? स्पेसिफिकली ओमेगा की बात होती है जैसे कि, तो ओमेगा 3, 6, 7, 9 जो भी कुछ रहता है, ये कौन सी डिजीज को डायरेक्टली हिट करता है? सर डायरेक्टली मतलब सीधा, बिल्कुल कहते हैं ना, नेल इन द कॉफिन। करेक्ट। तो आपकी हार्ट हेल्थ और आपकी इम्यूनिटी, और अगर आपकी कैंसर के बाद की रिकवरी है, और आपको जनरली अगर अपने आप को हेल्थ रहना है, तो ये सारी चीज़ों में बहुत फायदेमंद है। उसके पीछे का कारण पता है क्या है सर? जैसे आपने बोला कि कोई एक बीमारी का आप मेरे को नाम बताओ किस में हिट करता है। इस पौधे की खास बात यह है, इसके अंदर 190 बायोएक्टिव कंपाउंड है। 190 बायो एक्टिव कंपाउंड है, और कई कंपाउंड तो अभी हमें खोजना और भी बाकी है। और ये 190 बायो एक्टिव कंपाउंड, और चाइना का क्लेम तो इससे भी ज़्यादा है। जो चाइना क्लेम करता है बायो एक्टिव कंपाउंड, वो इससे भी ज़्यादा है। और चाइना ने तो एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम है साइथन OX। साइथन OX ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो नॉर्मल एंटीऑक्सीडेंट, जो सबसे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनसे 8 गुना पावरफुल है। अब अगर आप मेरे को बोलेंगे कि इसके अंदर पौधे में क्या है, कौन सी बीमारी को ठीक करता है, ये पौधे के अंदर 190 बायोएक्टिव कंपाउंड है। विटामिन सी आमले से 20 गुना ज्यादा, संतरे के अंदर 56 mg पर 100 ग्राम विटामिन सी होता है। 56 mg पर 100 ग्राम विटामिन सी होता है। ठीक। सीबकथॉर्न के अंदर इट गोज अप टू 3909 mg पर 100 ग्राम। फ्रॉम 56 टू 3000। आप एक बेरी अपनी जुबान पे रख के देखिए, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। रियली? हाँ, आप ऐसी खटास है आप झेल नहीं पाएंगे, इतनी खटास इसकी बेरी में होती है। अगर आप इस बेरी को टेस्ट करें, इवन ड्राई बेरी भी आप टेस्ट करेंगे, राइट, उस ड्राई बेरी के अंदर भी आपको वो खटास मिलेगी, विटामिन सी। और विटामिन सी क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है। बेस्ट दुनिया की सबसे अच्छी चीज है विटामिन सी, जो हमने कोविड के पीरियड में दबा के खाया, और कोविड से अगर बचाने के लिए कोई सबसे बड़ा सोर्स बना तो विटामिन सी बना। किसी भी बीमारी के लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है विटामिन सी। उसके बाद विटामिन ई, एवोकाडो से 5 गुना ज्यादा। क्योंकि आज हम एवोकाडो क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें विटामिन ई होता है। विटामिन ई क्या है? विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। तो विटामिन ई इसमें एवोकाडो से 5 गुना ज्यादा। विटामिन ए इसमें कैरेट से 3 गुना ज्यादा, जो विटामिन ए जो हम आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद ओमेगा क्या है? ओमेगा हेल्दी फैट्स हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम करते हैं। ओमेगा 3 जिसको बहुत ही मान्यता दी गई है, क्योंकि ओमेगा 3 बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत काम आता है। आपके हार्ट को हेल्दी करता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल जिसको हम लिपिड्स बोलते हैं, जिसमें HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL उसको कम करता है, और साथ में ट्राइग्लिसराइड्स को भी मैनेज करता है ये। तो ओमेगा 3
बहुत अच्छा मात्रा में इसमें अवेलेबल है। और सबसे खास बात यह है, ओमेगा 3 और 6 एक प्रॉपर रेशो में होना चाहिए, 1:2, वो रेशो इसके अंदर अवेलेबल है। और उसके बाद ओमेगा 7, ये तो सर मैं तो ओमेगा 7 का फैन हूं। ओमेगा 7, क्या होता है उसमें? ओमेगा 7 एक ऐसा ओमेगा है जिसको लोग ब्यूटी ओमेगा बोलते हैं। सुंदर हो जाते हैं? हाँ, ये सीरियसली? ब्यूटी ओमेगा है सर। आप मेरी बात पे यकीन मत करिए, रिसर्च करिए। राइट, ओमेगा 7 एक ब्यूटी ओमेगा है जो आपके स्किन हेल्थ के लिए, स्किन हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ वेट मैनेजमेंट में भी अच्छा है, इसके साथ साथ डायबिटीज में भी अच्छा है, और हार्ट हेल्थ को भी मैनेज करता है। अब सीबकथॉर्न क्या है? सीबकथॉर्न एक कंप्लीट पैकेज है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं सर। हमें अगर कुछ सामान खरीदना, शॉपिंग करनी है, तो हम मॉल जाते हैं या दुकानों पे जाते हैं? मॉल, आजकल तो मॉल ही जाते हैं। मॉल जाते हैं। क्यों? सब कुछ एक ही जगह मिल जाता वही सीबकथॉर्न है। है। अच्छा। सीबकथॉर्न मॉल है। आपको अलग अलग चीजें एक ही जगह मिल रही हैं, क्योंकि कई बार कुछ पौधों में कुछ ज्यादा होता है, किसी दूसरे पौधे में कुछ ज्यादा होता है। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें सारी चीजों का कॉम्बिनेशन। ये एक्टिंग का दिलीप कुमार है। ये दिलीप कुमार है। सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल रहा है। और एक डोज आपका दिन की, मतलब फर्स्ट ड्रिंक ऑफ द मॉर्निंग फ्रॉम फर्स्ट विलेज ऑफ आवर कंट्री, जो हमारा देश का जो सबसे पहला गांव है, वहां से हमारी मॉर्निंग की अगर ये फर्स्ट ड्रिंक बने, तो ये हमारे बॉडी के अंदर। कैसी कैसी जगह है उदित? लद्दाख देखिए सर, लद्दाख गए हो आप तो? हाँ, मैं तो गए लद्दाख हो तो सर लद्दाख? हमारा दूसरा घर है। राइट। कैसी जगह है? क्योंकि लद्दाख को लेके लोग बड़े फैसिनेट होते हैं यार, कि कभी हमको मौका मिले। मैं बड़ा मन करता है कि मैं भी कभी लद्दाख जाऊं। बहुत हुआ खूबसूरत नहीं कभी जाना। सर। बिल्कुल सर, अगर मौका मिले तो इस मई जून में सर हमारे साथ आप बिल्कुल चलिएगा। अच्छा, कैसा है वहाँ पर मौसम रहता है और क्या रहता है वहाँ पे? बहुत खूबसूरत जगह है सर लद्दाख। मतलब आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मार्स जैसा कुछ जगह है जहाँ आप घूम रहे हैं, क्योंकि माउंटेन्स हैं चारों तरफ, और थोड़ी सी सजा भी है। मतलब लद्दाख जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत कैसे? आपको ऑक्सीजन बहुत कम होता है, क्योंकि लद्दाख बहुत ही हाइट पे है। और आप लेह भी पे भी जाएंगे तो लेह खुद में 8,000 फीट 9,000 फीट की हाइट पे है। इतनी हाइट पे आने के बाद ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन कम होने से क्या होता है कि आपको सांस लेने में काफ़ी जाते कैसे हैं? जाते। आप मनाली से बाय रोड जा सकते हैं, आप श्रीनगर होते हुए भी जा सकते हैं, कारगिल होते हुए। तो श्रीनगर से कितना दूर है ये? श्रीनगर से पहले आप कारगिल जाएंगे और फिर कारगिल से आप लद्दाख आएंगे श्रीनगर से कारगिल और बाय रोड? बाय रोड। कैसा रास्ता है बाय रोड? बहुत खूबसूरत है सर। जोजिला पास पड़ता है, दुनिया की वर्ल्ड डेंजरेस्ट पास जिसको रोड बोलते हैं। तो वो अच्छा। आपकी जो दुनिया का ऐसा पास माना गया है जो सबसे डेंजरस है, तो वो क्या है जोजिला उसमें? पास है। क्या है उसमें ऐसा सर आप डेंजरस? जाइए, जिस कैप्टन ने वो रोड बनाई, उन कैप्टन की गाड़ी वहीं गिर गई थी। उनका मंदिर भी बना हुआ है। जो रोड बना रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी कार वहीं गिरी, जो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। बहुत डेंजरस है, हाइट मतलब है काफी। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है कुछ, या ज्योग्राफिकल कुछ कहानी है वहाँ? जोग्राफिकल परेशानियाँ हैं सर वहाँ, क्योंकि रोड बहुत टफ है, और बर्फ़ पड़ती है, रोड ख़राब हो जाती है, बार बार बनानी पड़ती है। हर साल वहाँ रोड दोबारा बनती हैं, हर साल रोड ख़राब होती हैं। और जोग्राफिकली टेरेन बहुत कठिन है, बहुत हाइट है एकदम। आप ये समझिए कि रोड है और खाई है। तो लद्दाख में जो जोजिला पास है, वहाँ बहुत जोग्राफिकल कंडीशंस बहुत टफ हैं। एक तो बर्फ़ पड़ती है और टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम जाता है, रोड बार बार ख़राब हो जाती है। कई बार तो हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है जब हमारा सारा स्टॉक वहाँ से यहाँ आता है। तो 6 महीने के लिए आप ये समझिए कि रास्ते बंद रहते हैं। आपके नवंबर में रास्ते बंद हो जाते हैं और मार्च तक आपका रास्ता बंद रहता है। तो अगर लोकल्स को भी जाना होता है तो वो बाय आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं या फ्लाइट है, वही वहाँ जाती हैं, और वही उनको तो पोर्ट कौन सा है वहाँ पर जाने के लिए? जो आपका एयरपोर्ट है वो लेह एयरपोर्ट है। तो लेह एयरपोर्ट इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू गो टू लेह एंड लद्दाख। तो ये जो लेह लद्दाख वाला पॉलिटिकल इशू भी कुछ है, कोई वो सर। सोनम वांगचुक अरेस्टेड हैं, ये सर भी वहीं वहीं से हैं? वहीं से हैं। और जब वो राइट्स हुए तो हम वहीं थे, पैंगोंग लेक से हम लेह की तरफ जा रहे थे, और हमें पता चला कि राइट्स हुए हैं। वो एक हंगर स्ट्राइक पे थे, भूख हड़ताल पे थे, और वहाँ ये डिमांड थी कि 6 शेड्यूल की डिमांड है। और उसी में जो वहाँ के युवा थे, और थोड़ी सी आर्मी के साथ में एक नोकझोंक हुई, और फिर आर्मी ने शूटिंग किया, और उसमें लगभग 2 या 3 युवा ऐसे थे जिनकी गोली लगने से जान चली गई। अच्छा। जान चली गई। और लोकल्स की 6 शेड्यूल की डिमांड है, क्योंकि उनकी डिमांड ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, सेटअप होनी चाहिए। हाँ, मतलब बाहर के लोग यहाँ आकर वो लगाएं। काम ना करें, क्योंकि वो उनकी जगह है। अच्छा, बाहर के लोग आगे काम ना करें? ना करें, क्योंकि ओके। वो उनकी लोकल्स की जगह है, और क्योंकि वो वहाँ का उनका लैंड है, तो वो स्पेशल प्रिविलेज उन्हीं को मिलना चाहिए।
और वो शायद जायज़ भी है उनके मायने से में, क्योंकि कोई इंसान अगर किसी जगह का है तो उसके राइट्स अगर उसको मिलते हैं, और बहुत एक्सट्रीम लोकेशन है, रहना इतना आसान भी लेकिन नहीं है। देश तो सबका है, कोई कहीं पर भी काम कर सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ वो है, बट जो हमारे हिली एरियाज़ हैं, ओके, जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ जिनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक, क्योंकि किसी भी चीज़ का ओवर एक्सप्लोटेशन भी ठीक नहीं है। जी, राइट, क्योंकि जब आप किसी भी जगह को ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं, जैसे आज मैं उत्तराखंड की ही बात मैं करता हूँ, समझ गया, तो वो ठीक, ओवर ठीक, ठीक। एक्सप्लॉइटेशन ना हो वहाँ, और लोकल्स के पास में अर्निंग का सोर्स लगे। क्योंकि आप समझिए, यहाँ से आप आईटी इंडस्ट्री तो वहाँ सेटअप करेंगे नहीं, यहाँ से आप क्या लेके वहाँ पे जा सकते हैं? कुछ जो उनके पास होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, टूरिज़्म है, ये उनका बेसिक राइट है। अगर ये भी चला जाएगा और उसमें जाइंट्स आ जाएंगे, और बड़े बड़े जाइंट्स आ जाएंगे, तो शायद उनके पास सिर्फ वहाँ पे नौकरी करने का स्कोप बचेगा, जो आज वो ट्रेडिशनली होम स्टे चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, वो शायद ना हो पाए। ये उनका परसेप्शन है, जिसके लिए वो अपनी 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं सरकार से। तो एरिया वैसे बहुत खूबसूरत है। बहुत वो खूबसूरत थ्री है। इडियट वाली जो लेक है वो वहीं पर है? वो लेक है सर। अच्छा, हाँ, बट लद्दाख का क्या है सर, खूब सजा और मज़ा एक साथ है। तो आपका सजा और मज़ा दोनों आपको एक साथ मिलती कैसे हैं। सजा, कैसे? मज़ा मतलब खूबसूरत है, आपकी आंखों को बहुत भाएगा, अच्छा, बट आपके शरीर को नहीं भाएगा। आपका डाइजेशन एकदम स्लो हो जाएगा, आप कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे आसानी से, आपको ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो लोग ब्लड थिनर लेते हैं, डायमॉक्स लेते हैं या ब्लड थिनर लेते खून हैं, पतला करने के लिए? खून पतला करने के लिए, जिससे कि बॉडी जम में ब्लड, जाता है हाँ, गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो खून पतला करने के लिए। और सर्दी भी रहती है। सर्दी सर्दी तो एक्सट्रीम है बहुत, मतलब नॉर्मली आपकी सर्दी नॉर्मल है, बट अगर आप नवंबर के बाद चले जाएंगे तो फिर आपके घुटने घुटने बर्फ़ जमी होती है, अरे बाप और रे बाप। पूरा बर्फ़ के अंदर पैक होते हैं। और वहाँ लोग लोकल्स अपना घर के नीचे के एरिया में एक पूरा अंडरग्राउंड स्टोरेज बना के, उसमें आलू, मतलब 6 महीने की सब्जी एक साथ स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करते हैं, एकदम हाइबरनेट मोड में चले जाते हैं। उदित, वापस मैं तुम्हें लेकर आता हूँ धंधे की तरफ। अब थोड़ा सा धंधे की बात कर लेते हैं। ये तो ठीक है, मेडिकल कहानी भी हो गई, बढ़िया प्रोडक्ट है, ये भी हो गया। अब थोड़ा सा धंधा पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आते हैं। तुमने 5 साल पहले ये प्रोडक्ट उठाया और अपना कंपनी स्टार्ट किया। आज के इस दौर के अंदर स्टार्टअप के नाम पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बिजनेस स्टार्ट किए और ब्लंडर मिस्टेक्स करी। मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ क्योंकि स्टार्टअप के सक्सेस होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। बहुत सारे लोगों ने खोले तो सही, देखा देखी कि हम भी शार्क टैंक में चले जाएंगे, और लेकिन हुआ क्या, 2 साल 3 साल के बाद हैवी लॉस के साथ बंद कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि बिज़नेस सेटअप करने का ना एक आइडिया ये हो गया है कि बिज़नेस सेटअप करो, वैल्यूएशन लगाओ और खुद बाहर निकल जाओ। जी तो 5 साल पहले तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, अभी 250 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन है, और आप भी अभी शार्क टैंक में होके आए हैं, जी है ना? जी 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 जी। तो पहले तो 2 चीज़ें मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल थोड़ा सा लंबा है। पहला कि शार्क टैंक में हो क्या रहा है, दूसरा बिजनेस करने में जो स्टार्टअप ने गलतियाँ करी हैं वो ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो उदित ने नहीं करी, और उदित 250 करोड़ तक अकेले दम पे बिना कोई एक्सपीरियंस हुए इस कंपनी को ले गए। सर, जो आपका पहला सवाल था शार्क टैंक पे क्या हो रहा है तो मैं ये बोलूँगा कि शार्क टैंक का ऑब्जेक्टिव फंडिंग तो ठीक है, लेकिन फंडिंग से ज़्यादा बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो मार्केटिंग है। अच्छा, एडवर्टीजमेंट हो जाता है वहाँ हाँ, जाकर, वो है? ऐड है, मार्केटिंग है, आपको एक टीवी कवरेज मिल जाता है, और शायद जो आप लोगों को एजुकेट करने के लिए अपने ब्रांड के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में आप एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मनी पैसा इन्वेस्ट लगाते करने हैं, वाले थे, वो आपको शार्क टैंक से फ्री में वहाँ मिल पे वो जाता है। फ्री में मिल जाता है। तो मोटा मोटा पैसे लेने नहीं गए थे, अपनी हाँ एडवर्टीजमेंट करवाने गए थे, ठीक हाँ, है? वहाँ तो सर जो भी बैठा है वो सब इसी के लिए है सर। अच्छा, जो जज भी हैं वो भी एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं? सबको सर, वो टीवी शो है तो सबको मार्केटिंग ही करनी है, अच्छा, आइदर तो दिस साइड कौन और आइदर कौन दिस कौन साइड। कौन जज बैठे थे आपके सामने फिर? व्रज बहल जो वीवा के फाउंडर हैं, ठीक है। और कुणाल बहल जिन्होंने स्नैपडील बनाया और टाइटन कैपिटल को अभी वो लीड कर रहे हैं, और उसके बाद नमिता थापर जो एमके और फार्मास्यूटिकल को अभी लीड कर रही हैं, फिर वरुण अलक जो मामा अर्थ को लीड कर रहे हैं, और शुगर कॉस्मेटिक की जो फाउंडर हैं वो, तो ये हमारे ये 5 लोग थे। ये 5 लोग थे। तो पैसे वैसे मिले या नहीं मिले? सर फंडिंग तो हमारे को ऑलरेडी बाहर से हो चुकी थी, मतलब हम लोग ऑलरेडी फंडेड थे। ओके। राइट, तो फंडेड तो हम ऑलरेडी थे, तो हम एक फंडेड स्टार्टअप पहले से ही थे, बट एक अपॉर्चुनिटी मिली थी तो हम वहाँ गए अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, तो मज़ा आया फिर वहाँ पे मज़ा जाके? आया क्या सर, एक्सपीरियंस था? मज़ा आया सर। वो 5 थे और हम 4, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा डिस्कशन हुआ है क्या होता है सीबकथॉर्न। अच्छा, उनको भी नहीं पता था? हाँ, मतलब कुछ को पता था, कुछ को नहीं पता था। तो ये डिस्कशन हुआ, फिर यही डिस्कशन जो हम यहाँ कर रहे हैं, सीबकथॉर्न कहाँ है, लद्दाख किधर है, लद्दाख कैसे है, सीबकथॉर्न क्या होता है, इसी के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन चलता रहा। उन्होंने हमारे
जो एफर्ट्स हैं, जिस तरीके से हम आज लोगों को एजुकेट कर रहे हैं सी बकथॉर्न के बारे में, इसको, इस तरीके को भी उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि द वे वी आर एजुकेटिंग पीपल, क्योंकि कोई कैटेगरी क्रिएट करना इतना आसान नहीं होता है। जनरली लोग कैटेगरी क्रिएशन में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें बहुत एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और लोग ऐसी चीज़ों में मूव करते हैं कि ये कॉफ़ी ऑलरेडी लोग जानते हैं, अब मतलब इससे बेहतर समझाना ना पड़े, समझाना ना पड़े। यहाँ तो पहले पूरी की पूरी पिक्चर समझानी है, फिर प्रोडक्ट पिच करना है और फिर जाके सेल उठानी है। हाँ हाँ, तो वो एक कैटेगरी क्रिएशन अपने आप में एक टास्क होता है। तो क्या गलती कर रहा है आज का युवा जो स्टार्टअप में घुस रहा है देख कर कि मैं भी एक दिन आईपीओ ले जाऊंगा और ऐसा कर लूंगा और वैसा सर, मैं कर ये लूंगा, बोलता हूँ कि फंडिंग उठाऊंगा फिर। पहले शाहरुख खान को देख के लोग मुंबई जाते थे, तेंदुलकर को देख के लोग बैट उठाते थे। अब क्या हुआ है कि एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करना शुरू हो गया है। मतलब हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, सेलिब्रिटी भी बन गए हैं। हाँ, सेलिब्रिटीज़ बन गए। तो अब जैसे शाहरुख खान को देख कर लोग मुंबई पहुंच जाते थे, फिर फाइट मार के वापस आ जाते थे अगर वो तैयारी के साथ नहीं गए हैं और उनमें वो हुनर और टैलेंट नहीं है। तो वही काम एंटरप्रेन्योरशिप में भी हो रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि कई बार जोश में सिर्फ फैसले नहीं लेने होते हैं, आपको होश में फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि अच्छा, कई लोग तो ऐसे हैं वो उनका स्टार्टअप स्टार्ट ही हो रहा है, 2 साल पहले भी स्टार्ट हो रहा था, अभी भी स्टार्ट हो रहा है और 2 साल बाद भी स्टार्ट ही होता रहेगा। बच्चा बड़ा ही नहीं हो रहा है। हाँ, वो स्टारबक्स में बैठेंगे, अपनी जॉब के बाद सैटरडे संडे को आएंगे, स्टार्टअप की सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, 10 आइडिया डिस्कस करेंगे और हर तीसरे दिन, हर अगली मीटिंग में उनका आइडिया पिछली मीटिंग से अलग होता है। तो वो तो एक हो गया कि डिस्कशन की सिर्फ बातें चल रही हैं। अब हमारे यहाँ शार्क टैंक भी है, तो घर घर टीवी सीरियल देखे जा रहे हैं और शार्क टैंक को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो एक तो ये पहली बात हो गई। दूसरा, कई लोग जोश में डिसीजन ले लेते हैं। जोश में डिसीजन लेना मतलब बिना किसी प्लानिंग के, बिना, कई बार लोग आउटकम को तो समझते हैं कि मेरा इसका आउटकम क्या होगा, ऐसी फंडिंग होगी, ये कैपिटल होगा, ये वैल्यूएशन होगी, ये लाइफस्टाइल होगी, मैं भी शार्क टैंक में शार्क बन के बैठा हूँगा, और सारी चकाचौंध देखकर वो एक डिसीजन ले लेते हैं। बट वो ये मेजर नहीं करते कि वहां तक पहुंचने के लिए प्रोसेस क्या है, काम क्या है, एफर्ट्स क्या है और रिस्क क्या है। और मैं बोलता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज लग्जरी। इसको करने के लिए आदमी के पॉकेट में पैसा और पीछे बैकअप होना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ ये मत देखो कि आदमी कहाँ पहुंचा हुआ है, ये देखो कैसे पहुंचा है। वो कैसे पहुंचा है उस पर फोकस नहीं होता, कहाँ पहुंचा है उस पे पहुंचा है। मंजिल दिख रही है, डेस्टिनेशन दिख रही है, वो पहाड़ की चोटी दिख रही है, बट वो पहाड़ के रास्ते में कठिनाई कितनी है और कितनी बार वो मरते मरते बचा है। नहीं, प्रॉब्लम भी है ना इसमें उदित की जो आदमी है वो लाइफस्टाइल ही तो दिखा रहा है, वो प्रोसेस तो दिखा भी नहीं रहा। आखिरी में रील पे क्या बना रहा है वो कि देखो मैं याच पे घूम रहा हूँ, देखो मैं प्राइवेट जेट पे घूम रहा हूँ। वो थोड़ी ना दिखा रहा है कि वो रात को 2 बजे लड़ रहा है किसी से, रात को 1 बजे माल नहीं आया उसका वेयर हाउस लीक हो गया, उसका दफ्तर में ऑफिस का स्टाफ उसको छोड़ के भाग गया, उसके अमेजोन पे डिलीवरी नहीं हो पा रही, उसको क्या कहते हैं कस्टमर रात में 10 बजे उसको फोन कर रहा है, उसके बाद रॉ मटेरियल की कमी होगी, वो पैकिंग में उलझ रहा है, उसकी डिजाइनिंग टीम खराब काम कर रही है और वो उनसे लड़ रहा है ना, वो प्रोडक्ट वापस आ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं उसको रीपेमेंट करना पड़ रहा है, इतना झंझट है। वो तो दिखा नहीं रहा ना, वो दिखा क्या रहा है, याच, पार्टी, अपना नया सूट में फोटोग्राफ। तो लोग लगता है यार क्या बात है यार। लोगों को बस मूवी का हीरो दिखता है, लेकिन उनको वो डायरेक्टर नहीं दिखता है जो पीछे लगा हुआ है और जिसने पूरी मूवी बनाई है। क्या 3-4 गलतियां कर रहे हैं स्टार्टअप वाले? सबसे पहली तो बिना प्लानिंग के आपको कभी भी कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला काम है, अगर आप कुछ भी करने जा रहे हैं उसको जोश में मत करिए, उसको होश में करिए। अपना पूरा बिजनेस प्लान बनाइए। मतलब जो भी आप जितना सोच सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनप्रिडिक्टेबल हैं, लेकिन जितनी भी चीज़ें प्रिडिक्टेबल हैं वो स्टार्ट करने से पहले आपके कागज पे होनी चाहिए कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। जो सोचा जा सकता है, जो किया जा सकता है, जो कंट्रोलेबल है, वो तो कागज पे हो। कम से कम आप जो रिस्क लें, सरप्राइज ना हो, वो कैलकुलेट, तो मुझे पता था ये तो हो सकता है, वो करें। दूसरा, अगर आप कोई स्टार्टअप करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए, अगर आप बैचलर हैं तो अपने आप को चलाने के लिए, और अगर आप मैरिड हैं तो अपने परिवार को चलाने के लिए 999 दिन का पैसा पहले से ही अलग कर लें, क्योंकि पहले 999 दिन बिजनेस आपसे सब कुछ लेगा, मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, और लेगा भी एक्सट्रीम तरीके से। आपसे सब कुछ लेगा, आपका समय, आपके एफर्ट्स, आपका पैसा, आपके इमोशन,
फ्रस्ट्रेशंस भी होंगी, स्ट्रेस भी होंगे। तो पहले 999 दिन के लिए अपने परिवार को पहले ही सिक्योर करें, और अगर वो आपके नहीं, पास 3 साल का रेंट होना चाहिए, 3 साल का खाना होना चाहिए, बच्चों की फीस होनी चाहिए, जितने एक्सपेंसेस हैं वो 3 साल का पैसा उठा के अपने बैंक में एक साथ रख दो कि उसको हाथ नहीं लगाना, और 3 साल मेरा स्मूथ बस निकलेगा, मेंटली आप फ्री होंगे, मेंटली तब जाके फोकस करेंगे काम पे। करेक्ट, कि अगर मैं कुछ करना चाह रहा हूं, मेरे एम्बिशन से मेरे परिवार का सर्वाइवल स्टेक पे नहीं आना चाहिए एटलीस्ट फॉर 3 years। ठीक। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर कोई चीज नहीं चल रही है तो उसको छोड़ दो, मूव ऑन। मूव ऑन करना बहुत जरूरी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार, मूव ऑन करना, क्योंकि कई बार, अच्छा कई बार जिद होती है, जिद है हाँ, जिद है कि मैं तो पानी यहीं से निकलेगा। हाँ, तो अब वो रेगिस्तान भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो मूव ऑन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी कामयाब इंसान को देखेंगे तो उसने आज सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड करने से पहले 10 बार फेल हुआ है वो, कई अलग अलग कामों में। अनसक्सेसफुल स्टार्टअप भी बिल्ड करें, अगर वो मूव ऑन ही नहीं करता तो वो कभी अपने सक्सेसफुल पॉइंट तक पहुंचता नहीं। आप एक टाइम डिफाइन करिए। कई लोग बोलते हैं मैं लगा रहूंगा, जिद है मेरी, मैं 5 साल जिंदगी भर मैं इसी में लगा रहूंगा, करके दिखाऊंगा। मैं इस बात में बिलीव नहीं करता। आप एक टाइम डिफाइन करिए। आप किसी काम को 2 साल का समय दीजिए, 3 साल का समय दीजिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उसमें मूव ऑन करना भी बहुत जरूरी है, और जीवन की अगली अपॉर्चुनिटी को और कैप्चराइज उस करिए, 2-3 साल में सब कुछ झोंक दीजिए, फिर झोंक दीजिए। हाँ, वो 3 मतलब साल वो पार्ट टाइम मत करिए वो फिर, पार्ट टाइम, और मूड के हिसाब से मत करिए कि आज मन नहीं है यार, हाँ, कल मेरा मन होगा तब देखिए करेंगे। सर, कामयाब लोगों की किस्मत नहीं होती है, उनकी आदतें होती हैं। बहुत बढ़िया। कामयाब लोगों और की आदतें हैं। कामयाब लोग मूड के हिसाब से काम भी नहीं करते हैं। मूड किसको सर, मन की मानने जाएंगे तो आप सुबह उठ ही नहीं सकते। मन के मानने वाला इंसान ना तो स्वस्थ हो सकता है और ना कामयाब हो सकता है, क्योंकि मन आपको इन दोनों से अपोजिट लेके जाता है। हाँ, मन तो एक नंबर का, मैं तो हिंदी में बोलता हूँ हरामखोर आदमी, वो हरामखोर है बिल्कुल। वो तो आपको उल्टा ले जाएगा। तो कंफर्ट में घुसाएगा आपको हर दूसरे दिन। आपको कामयाब होने के लिए अपने मन की बैंड बजानी है। बिल्कुल। जो मन कह रहा है, मन ने बोला ये करो, बोलो मैं इसका उल्टा करूंगा। और वही करना है जिसको करने का मन नहीं कर रहा। जिसको करने का मन नहीं कर रहा, तभी वो मिलेगा जो सबको नहीं मिल रहा। बहुत बढ़िया। तो ये 2-3 मिस्टेक्स हैं जो एक आज का स्टार्टअप वाला व्यक्ति कर रहा है। अच्छा, 2-3 चीज़ें बता दो तुरंत, क्योंकि आपने तो ज़ीरो से शुरू किया यार उदित। मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। मैं जब पहली बार भी आप मेरे पास आए अपना प्रोडक्ट को लेकर, जो हमने रील भी बनाया उसका सीबकथॉन का, तो मैं तब से बड़ा इम्प्रेस हूँ यार कि एक 32-33 साल का लड़का बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके यार 250 करोड़ का ब्रांड बना रहा है। तो क्या ये 2-3 चीज़ें हैं जो उसको कर लेनी चाहिए, उसको क्या क्या क्रैक कर लेना चाहिए जो भी एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा है? मेरा ये कहना है, क्या वो अमेज़ॉन क्रैक करे, क्या वो ब्लिंकिट क्रैक करे, क्या वो ई कॉमर्स की साइट क्रैक करे, क्या वो वेयर हाउस क्रैक करे, क्या वो रॉ मटेरियल क्रैक करे, क्या वो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अच्छे से हो, ये क्रैक करे? मतलब क्या क्या है जो उसको कर लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहला स्टेप है जो मैं 3 स्टेप में बातों को बांटूंगा। सबसे पहला स्टेप है, आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो वो प्रॉब्लम होनी चाहिए। कई बार लोग हाँ, वो मतलब प्रॉब्लम बना के सॉल्व नहीं करनी। बना के, कई बार लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं जो है ही नहीं। हाँ, पहले प्रॉब्लम बना रहे हैं। पहले प्रॉब्लम बना रहे हैं कि प्रॉब्लम होगी, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक। प्रॉब्लम एग्जिस्ट करनी चाहिए, और आपका जो सॉल्यूशन है वो उस प्रॉब्लम में फिट होना चाहिए। इसका आप सर्वे करवा लो। इससे के लिए आप जितने ज्यादा लोगों से फीडबैक ले सकते हो ले लो, वो फीडबैक ले लो। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, अगर आप अपने प्रोडक्ट को जितना बेहतर बना सकते हो उतना बेहतर बनाइए, क्योंकि अगर एक वीक प्रोडक्ट के साथ एक स्ट्रांग मार्केटिंग जुड़ गई, प्रोडक्ट उड़ जाएगा लेकिन हवा से गिरेगा। क्योंकि आखिरी में द बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग इज वर्ड ऑफ माउथ। जब लोग ही उसके प्रोडक्ट बाद पे रिजल्ट मिलना चाहिए हर हालत में। पहले अपने प्रोडक्ट पे ऐसा काम करिए कि आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट की जरूरत लोगों को है, ये प्रोडक्ट लोग सॉल्व करेंगे। दर्शन भाई पटेल ने मूव बनाया, लगाया, लोगों को आराम मिला। डर्मीकूल बनाया, पाउडर लगाया, लोगों को आराम मिला, तभी दर्शन भाई पटेल ने इतने ब्रांड बनाए हैं। तीसरा स्टेप क्या है, जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको एग्जीक्यूशन में चैनल आइडेंटिफाई करना है कि मैं इसको बेचूंगा कैसे, ऑफलाइन बेचूंगा, ऑफलाइन बेचूंगा, कहां बेचूंगा। मेरा ये कहना है, एक साधें सब सधें, बहुत बढ़िया, सब साधें सब जाएं। कोई एक चैनल उठाओ और उसको पहले बिल्ड करो। लोग क्या करते हैं, मैं ब्लिंकिट भी करूंगा, मैं जेप्टो भी करूंगा, स्विगी भी करूंगा, एक ऑफलाइन का डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, मेरे को फ्रेंचाइजी दे दो, मैं तुम्हें भी माल दे दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा। मैं जो इंसान सब करता है वो अंततः कुछ नहीं करता है। एक चैनल उठाओ, क्योंकि आप अगर नए हैं, आपको सीखना है, आपको उसकी समझ लेनी है। आपको एजेंसीज मिल जाएंगी, आपको लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनके अंदर आप उनके लिए 10 क्लाइंट में से एक हैं। आपका तो ये एक ही है, वो आपकी आया है, वो माँ नहीं है, वो माँ नहीं है, तो वो आपको पाल सकती है, बट आपका प्यार अलग है।
तो आप एक चैनल उठाइए, जैसे हमने क्या करा, हमने एक चैनल उठाया और एक चैनल पे पूरी शिद्दत के साथ काम किया और उसको स्केल किया। और जब एक चैनल बिल्ड हो गया तो आपके पास वो सारा आर्थिक रिसोर्स आ जाता है कि आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा चैनल बिल्ड कर पाएं। और मैं आपको बोलूंगा फिर तो बाकी के चैनल आपको आगे से निमंत्रण देना भी क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट डन है, राइट, आप उस पर कंटेंट बनाएं। बिना कंटेंट के, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर आज के समय में अगर आपके पास आप डिजिटली काम करने जा रहे हो तो आपको कंटेंट चाहिए। आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए। एज अ फाउंडर आप खुद बनाओ, अगर आपके पास नहीं है तो आप इन्फ्लुएंसर कोलैब्स करो, जो आपका बजट है उस बजट के हिसाब से काम करो। बट बिना कंटेंट के आप डिजिटल की दुनिया में तो एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि अमेजन, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, आपकी वेबसाइट ये दुकान है। इस दुकान में कस्टमर लाने कंटेंट पड़ेंगे। ही लाएगा। दुकान में कस्टमर कौन लाएगा, ये दुकानें चल के नहीं जाएंगी, यहां पे कस्टमर लाना है। कस्टमर कंटेंट से ही आएगा। जब वो कंटेंट, जब वो बातें, जब वो नॉलेज लोगों तक पहुंचेंगी, तब दुकान की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो उसको अच्छे फॉर्मेट में प्रेजेंट करे और वो लोगों को टाइम पे वो प्रोडक्ट डिलीवर करे, और आखिरी में वो प्रोडक्ट भी डिलीवर वो करे। प्रोडक्ट डिलीवर करे और चीजें सही मायनों में लोगों तक पहुंचे। तो मेरा हमने क्या किया, हमने कंटेंट पे काम किया, हमने एक चैनल पकड़ा, उस चैनल में स्केल किया। जब वो चैनल कम से कम 300, 400, 500 ऑर्डर पर पहुंचा, फिर हमने उसको और डेप्थ बिल्ड करी, फिर हम नेक्स्ट चैनल पे मूव बहुत करें। बढ़िया। मैं क्या बोलते हैं उदित, जाते जाते 3-4 सवाल आपसे वन लाइनर आंसर चाहता हूँ। आपका प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, वो समझ में आ रहा है। मैं 3-4 सवाल है जाते जाते ऑडियंस के लिए। क्या सीबकथॉर्न स्किन ग्लो इम्प्रूव करता है? बिल्कुल सर, ये प्रूवन रिसर्च है। मैं आपको इसका रिसर्च पेपर भी भेजूंगा। इसके अंदर का जो ओमेगा 7 है, मैं लगाऊंगा साथ में। हाँ, मैं आपको रिसर्च पेपर ठीक। भी भेजूंगा। ओमेगा 7 प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा सीबकथॉर्न में होता है। नंबर 2, क्या हेयर फॉल और एजिंग में हेल्प करता है? यस, ये आपकी एजिंग को कंट्रोल करता है बिकॉज ऑफ इस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, फ्लेवोनॉइड, फाइटोस्टेरॉल्स इसमें बहुत अधिक मात्रा में है। क्या ये गट हेल्थ और इम्यूनिटी में काम करता है? बिल्कुल, आपके सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करता है और सेरोटोनिन आपके 5 एसटीपी मॉलिक्यूल होता है, तो गट हेल्थ में तो वो बहुत ही, और विटामिन सी की वजह से इम्यूनिटी। डायबिटीज और बीपी पेशेंट के लिए कितना सेफ है? मेरा वर्ड यूज करिए, कितना सेफ है? देखिए, डायबिटीज और बीपी के लिए बिल्कुल सेफ है। एक बात है, अच्छी चीज को भी सही मात्रा में लेना है। 5 to 10 ml लेना डे। अगर आप ऑयल फॉर्मेट में ले रहे हैं 1 to 2 कैप्सूल्स अ डे, 500 mg आपको लेना है। ये इतना न्यूट्रिशनली डेंस है कि इसको एक्सेस में नहीं लेना है। इसको उतना ही लेना है जितना ये जरूरी है हमारे शरीर के लिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि लो बीपी में नहीं लेते, क्या ये ठीक है? हाँ, बिल्कुल, लो ब्लड प्रेशर में नहीं लेना है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को लो करने का ही काम करता है। तो हाई बीपी में ये बहुत अच्छा है, बट लो बीपी में आप इसको अवॉइड करें और नहीं ना लेना लें। चाहिए। ठीक। क्या फार्मर्स इसे ग्रो करके पैसा बना सकते हैं? सर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2019-20 के आसपास हम लोग उस समय लद्दाख गए। हम एक पर्सन से मिले जो उस नुब्रा वैली में थे। उनकी पंचर की दुकान थी। तो हमने उनसे पूछा कि भाई कहाँ है, तो वो हमारे साथी बन गए। उन्हीं की बाइक पे बैठ के हम लोगों ने घूमना शुरू कर दिया। अब उनके साथ एसोसिएटेड हुए मैं 4 से 5 साल हो गए हैं। उनकी पंचर की दुकान का आउटकम में क्या है आपको बताता हूँ। रिसेंटली ही हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय अमित शाह जी फॉर व्हाट? फॉर हिज वर्क ऑन सीबकथॉर्न और एग्रीकल्चर फ्रॉम लद्दाख। अरे वाह। 3 गाड़ियां हैं सर, एक स्कॉर्पियो, एक कार। सीबकथॉर्न उगा रहे हैं? हाँ, वो सीबकथॉर्न कल्टीवेट और प्रोसेस कर रहे हैं। मतलब कर सकते हैं, मतलब फार्मर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स हमको देखते हैं, सुनते हैं। बट वो हाई ऑल्टीट्यूड पे होने चाहिए। मतलब आप कहीं पर भी हो, लेकिन उस जगह पे फार्मर के लिए अपॉर्चुनिटी तो है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। अब मेरा सवाल ये है कि इंडिया वर्सेस ग्लोबल डिमांड कहाँ ज़्यादा है? इंडिया में डिमांड ज़्यादा है या आउटसाइड इंडिया इस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा? ग्लोबल डिमांड डेफिनेटली ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी लोग सीबकथॉर्न के बारे में जानते हैं। इंडिया के अंदर डिमांड, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। उस पर एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, बट एक मेहनत है, बट उसके आउटकम भी है। क्या ये नेक्स्ट एलोवेरा बन सकता है? मैं आपको ये बोलूँगा कि दिस वुड बी ग्रेटर, फार मोर ग्रेटर देन एलोवेरा। मतलब दिस विल बी फार मोर ग्रेटर एंड बिगर देन एलोवेरा, बिकॉज इसके जो एडवांटेजेस हैं वो एलोवेरा से कई गुना ज़्यादा हैं। दूसरा, एलोवेरा कहीं पर भी आप उगा सकते हैं, तो उसकी प्योरिटी लोकेशन बाय लोकेशन चेंज होगी। इसको आप उगा ही नहीं पाएंगे सब जगह। एक ही स्पेसिफिक एरिया रीजन में उगेगा वो प्योर, और वो एरिया में प्योरिटी है ही, कोई जा ही नहीं पाएगा। कोई जा ही नहीं पाएगा। क्या डिस्टर्ब करोगे? क्या डिस्टर्ब करोगे? तो आप इसका डिग्रेडेड वर्जन ग्रो ही नहीं कर सकते।
उदित, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीबकथॉर्न जब मैं गूगल करता हूँ तो बहुत सारे लोग बेचते हैं, आप भी बेच रहे हैं, फ़र्क क्या है? आपसे काहे को लूँ मैं? सर सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम वो ब्रांड हैं जिन्होंने सीबकथॉर्न के रूट से हमने उसको सोर्स किया है। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से रॉ मटेरियल परचेज़ किया और रॉ मटेरियल की क्वालिटी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और हमने प्रोडक्शन किया। हम सोर्स से जुड़े हुए हैं, हम जड़ों से जुड़े हुए हैं। बेरी के पेड़ से टूटने से लेकर पूरा एंड प्रोसेस हमारा इन हाउस है। दूसरी बात यह है कि सर जो हम पल्प बनाते हैं, राइट, उस पल्प के अंदर आप हमारी इंटेंट को समझिएगा। हम चाहते तो पल्प को एक प्लास्टिक बॉटल में भी रख सकते थे, एक पैट बॉटल में। बहुत सारे लोग उसको जो पैट बॉटल होती है ट्रांसपेरेंट वाली प्लास्टिक, उसमें सेल करते हैं, या एसडीपी बॉटल में भी रख सकते थे क्योंकि इनका ट्रांसपोर्ट बहुत आसान है। आसान रहता है। हमने इसको ग्लास बॉटल में रखा है जिसके ब्रेकेजेस भी होते हैं, बट इसको ग्लास बॉटल में रखने का पॉइंट ये था कि जब ये सीबकथॉर्न इतना एसिडिक है कि जब आप इसको ग्लास बॉटल में रखते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करता है, ग्लास से ज़्यादा कोई मटेरियल नहीं है। तो अगर सीबकथॉर्न लेना है किसी को, तो मेरा पल्प स्पेसिफिकली मैं बात करूं, तो आप प्लास्टिक और पेट बॉटल को पूरी तरीके से अवॉइड करिए। कुछ लोग प्लास्टिक में भी बेच रहे हैं। प्लास्टिक में भी बेच रहे हैं। अब इतनी एसिडिक चीज़ है और इतने 12 महीने तक, 6 महीने, साल भर तक अगर वो उससे रिएक्ट करेगी तो कुछ तो माइक्रो प्लास्टिक उसके अंदर जाएंगे ही कुछ जाएंगे, तो नहीं, बहुत जाएंगे। बहुत जाएंगे। तो ग्लास बॉटल में ही आप सीबकथॉर्न ग्लास में बेच रहे हैं इसलिए आपसे लें? ग्लास बॉटल एक पॉइंट है क्योंकि ग्लास बॉटल को लॉजिस्टिक मैनेज करना बहुत कठिन है। हमने उस लॉजिस्टिक को मैनेज किया है। मैं तो चाहता हूं कि लोग सीबकथॉर्न पिएं, चाहे किसी का भी पिएं, उनकी डाइट के अंदर सीबकथॉर्न इंक्लूड होना चाहिए। तीसरा, कॉन्सेंट्रेशन। कई बार सीबकथॉर्न की कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट कर दिया जाता है, जिसमें मात्र 20% सीबकथॉर्न होता है और बाकी उसमें चीज़ों को ऐड किया जाता है। अब इससे होता क्या, इससे प्राइसिंग तो कम हो जाती है, वो चीज़ सस्ती हो जाती है, बट क्वालिटी इज नेवर चीप एंड चीप थिंग्स नेवर हैव क्वालिटी। करेक्ट। तो वो लॉन्ग टर्म पे हो सकता है, आप हमें ऐसा लग रहा हो हमने तो सीबकथॉर्न सस्ता ले लिया, बट उसमें चैलेंज क्या है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है। तीसरा, अगला पॉइंट मैं जो देखता हूं वो देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो इसके ऑयल के ऊपर काम करते हैं वो बोलते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल है ये। सर मैं दावा कर सकता हूं सीबकथॉर्न सीड का अगर कोई कोल्ड प्रेस तरीके से ऑयल निकाल ले तो मैं अपना ऑयल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस उसी से करवाऊंगा, क्योंकि कोल्ड प्रेस तरीके से ऑयल होता ही नहीं है, हो ही नहीं निकलता सकता। ही नहीं है। ऑयल निकलता है तो सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से ही निकलता है। ये कॉस्टली भी है, ये मेथड वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मेथड है, बट ये दी बेस्ट मेथड है क्योंकि इसमें कोई भी न्यूट्रिशन लॉसेस नहीं होते हैं जब आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हीट का एक्सपोजर नहीं होता है सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिफरेंशिएट करती हैं। या मैं चाहूँगा कोई भी कंज्यूमर अगर लेना चाहे, पल्प ले रहा है ग्लास बॉटल में ले, पल्प ले रहा है प्रॉपर कंसंट्रेशन का ले, ऑयल ले रहा है सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से निकला हुआ ले। मुझे लग रहा है यार कि बहुत ही मज़ेदार डिस्कशन रहा उदित आपके साथ, और मेरी शुभकामनाएं हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कीप डूइंग इट, और कीप हेल्पिंग पीपल विद योर नॉलेज, विजडम एंड द प्रोडक्ट। मुझे लगता है कि आज का पॉडकास्ट पिछले किए गए कई पॉडकास्ट से बिल्कुल जुदा रहा, जहाँ पर मुझे उदित ने बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दिया। जहाँ उदित बोल रहे थे और मैं चुपचाप मंत्रमुग्ध होकर उदित को सुन रहा था। बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। मुझे उम्मीद है कि जो ऑडियंस है वो बहुत कुछ इनटेक करेगा इस पॉडकास्ट से। हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपने बताया कि हेल्थ स्पैन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ अपने घर से जितनी जल्दी निकल जाएं उतना अच्छा है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन चीपर देन क्योर। सो बहुत बहुत धन्यवाद उदित, अपना टाइम निकाल के यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी सब लोगों को इतनी ही बात बोलूँगा कि यार कि हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। सच कहते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले किसी और पॉडकास्ट में ऐसे ही किसी शानदार शख्सियत के साथ फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया उदित। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।